प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस के पेपर के लिए ये एक कंसेप्ट है हमारा राजनीतिक संचार। राजनीतिक संचार, इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक संचार का अर्थ, परिभाषा और राजनीतिक संचार किसके द्वारा, कौन कौन सी एजेंसीज के द्वारा होता है और कौन कौन सी संरचनाएं इसमें मदद करती हैं। इन सब का अध्ययन मैं इस अध्याय में आपको करवाऊंगी और कुछ स्लाइड शो के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अब हम देखते हैं कि वास्तव में राजनीतिक संचार में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम इसमें लिस्ट में हम देखते हैं जैसे कि अर्थ और परिभाषाएं हैं, उनके संचार के अभिकरण का अर्थ होता है एजेंसी जिनके द्वारा वो होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। संरचनाएं फिर है कि इनमें आती है राजनीतिक निवेश क्या है, राजनीतिक निर्गत क्या है, परंपरागत संरचनाएं क्या हैं, और वो जो इन सब साधनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभ से ही हम जानते हैं कि संचार साधनों के विकास ने मनुष्य को न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक मानव भी बना दिया है। संचार साधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संचार की संकल्पना का विकास किया है। आज हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक संचार राजनीति विज्ञान की वह एक महत्वपूर्ण अवधारणा बन चुका है, क्योंकि राजनीतिक संचार के द्वारा ही राजनीतिक व्यवस्था में एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इस व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यह किसके द्वारा संचालित होती है? निवेश निर्गत उपागम के द्वारा। और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्रीय शासन प्रणालियों में राजनीतिक संचार का जो महत्व है वह सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी है। इसलिए राजनीतिक जो संचार है, सामान्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाता है। इसी कारण आज राजनीतिक संचार को राजनीतिक व्यवस्था की रक्तधारा कहा जाने लगा है। कुछ डेफिनेशंस की हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे जीन ब्लॉन्डेल ने लिखा है कि राजनीतिक संप्रेषण राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक, राजनीतिक संप्रेषण यानी कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था के एक भाग से दूसरे भाग तक मांगों और निर्णयों का गतिशील आंदोलन है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था की कोई भी प्रक्रिया तब तक नहीं हो सकती जब तक कि व्यवस्था के विभिन्न भाग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सके, मतलब कि एक दूसरे से संप्रेषण न कर सके। इसी तरह से लुशियन पाई ने अपनी जो बुक है उनकी कम्युनिकेटेड एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसमें लिखा कि राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था का ताना बाना है। पाई की दृष्टि में राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में गतिशीलता व सक्रियता का ऐसा माध्यम है जिससे राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न भागों में आपस में अंतःक्रियाशील रहते हैं। यह राजनीतिक संचार का सीमित अर्थ है। कार्ल ड्यूश के अनुसार राजनीतिक संचार सूचना और जानकारी का राजनीतिक व्यवस्था के आर पार संप्रेषण है। इस तरह से यह माना जा सकता है कि सीमित अर्थ में राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था की मांगों और निर्णयों का एक भाग से दूसरे भाग में गत्यात्मक रूप से संचालन करता है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक संचार वास्तव में निर्णयों और नीतियों के द्वारा किया गया वह कार्य है जिससे कि वो एक भाग से दूसरे भाग में संचालित होता है। मिलेट के अनुसार राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था व प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। जॉर्ज मिलर के अनुसार राजनीतिक संचार राजनीतिक व्यवस्था में आगत निर्गत सह संबंधों का माप है। तो इस तरह से बहुत सारी जो हमने संरचनाओं के इसकी डेफिनेशंस के बारे में देखा, तो उसमें ओवरऑल यही हमारे समझ में आता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तव में जो राजनीतिक संचार है यानी कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है? वो निवेश और निर्गत का मिला जुला संगम है।
मतलब कि जिसके द्वारा जो पॉलिटिकल निवेश होता है या पॉलिटिकल इनपुट होता है वो किसके द्वारा होता है, कम्युनिकेशन के द्वारा होता है। और जो जनता में या व्यवस्था में जो पॉलिसीज और जो डिसीजंस आते हैं वो भी कम्युनिकेशन के द्वारा ही आते हैं। तो ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, इनके बारे में कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे अब, कि राजनीतिक संचार की कुछ औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाएं अभिकरण होते हैं जो राजनीतिक संचार के कार्य करते हैं। जैसे औपचारिक संरचनाओं में हम ले सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और हित समूह शामिल होते हैं। जबकि अनौपचारिक संरचनाओं में परिवार, रक्त संबंध, वंश परंपराएं, निकटस्थ समूह, पड़ोसी समुदाय, ग्राम, जातीय और भाषाई समूह आदि आते हैं। समझ में आ गया कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन्हीं से जुड़े हुए राजनीतिक दल, फिर है हित समूह। देखिए आपको इसमें कहीं भी कोई भी चीज रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल ये सोचिए, राजनीतिक व्यवस्था में संचार का अध्ययन हम कर रहे हैं तो किसके द्वारा करेंगे हम, सिंपल बात है कि राजनीतिक व्यवस्था के कौन कौन से अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनके साथ कौन कौन से जुड़े रहेंगे, व्यवस्थापिका कैसे काम करती है, राजनीतिक दल द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, तो ये जो चुने हुए प्रतिनिधि राजनीतिक दल और हित समूह, यहाँ पर दबाव समूह नहीं आते हैं। दूसरी बात आती है इनफॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आ जाता है हमारा, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, परिवार, हमारी फैमिली है, ये जो हम सोशल जो हमारे रिलेशंस हैं, इसमें हमारा जैसे पड़ोसी है, हमारा गांव है, भाषाई ग्रुप है, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो कुछ इसमें हमारे जनसंपर्क के साधन भी आते हैं। तो अगर हम इसको व्यवस्थित तरीके से देखें तो आमंड एंड पावेल ने इन संरचनाओं को 5 भागों में बांटा है। आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक संरचना संचार की जो प्रमुख संरचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। कैसे कि सबसे पहले राजनीतिक निवेश की संरचनाएं, पहले पर पॉलिटिकल इनपुट स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में पॉलिटिकल आउटपुट स्ट्रक्चर्स यानी कि राजनीतिक निर्गतों की संरचनाएं। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास में परंपरागत सामाजिक संस्थाएं जिसे हम ट्रेडिशनल सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनसंचार के साधन या मास मीडिया। इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध, इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट पर्सनल रिलेशंस। तो आमंड एंड पावेल ने जो हमें 5 वो स्ट्रक्चर्स बताए हैं वो ये बताए हैं कि इनपुट, आउटपुट, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया और इनफॉर्मल एंड डायरेक्ट पर्सनल रिलेशंस के बारे में बताया है। अब हम चर्चा एक एक करके करेंगे कि इनपुट्स क्या हैं। इनपुट्स के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इनपुट्स क्या हैं कि जैसे इनपुट्स कहलाते हैं, पहले भी हमने आमंड एंड पावेल की इनपुट एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। उसमें वो कहते थे कि जो मांग और समर्थन है वो इनपुट के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये संरचनाएं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती हैं। और दूसरी बात है लोकतांत्रिक देशों में इनका प्रभाव अधिक होता है। राजनीतिक दल, हित समूह तथा दबाव समूह ऐसी ही औपचारिक संरचनाएं हैं। क्या होता है, ये जो जनता की मांगों को राजनीतिक नेताओं तक पहुंचाती हैं और दल एवं समूहों तक जनता की पहुंच होने के कारण ये मांगे आसानी से राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि राजनीतिक दलों के माध्यम से व्यक्तिगत संपर्कों के कारण ये अपना कार्य आसानी से इनका हो जाता है। इसीलिए जो हित समूह को क्या इनको हम निवेश प्रक्रिया का वाहक भी कहा जाता है। जब
निवेश संरचनाएं जनता की मांगे पॉलिटिकल सिस्टम तक यानी कि नेतृत्व तक पहुंचती हैं, तो वे सरकार की बातें भी इसी तरह से जनता तक पहुंचती हैं। और ये जो राजनीतिक निवेश की संरचनाएं हैं, ये राजनीतिक संचार के महत्वपूर्ण अभिकरण कहलाते हैं, एजेंसीज कहलाती हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि जनता के में जो मांग और डिमांड एंड सपोर्ट, दो ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं। ये इनपुट के रूप में सिस्टम में एंटर करती हैं, और किसके द्वारा एंटर करती हैं? ये राजनीतिक दल के रूप में, दबाव समूह के रूप में और हित समूह के रूप में सिस्टम में एंटर करती हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा, क्योंकि क्या होता है कि राजनीतिक दलों क्या करते हैं, वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में, मतलब जनता इन दलों के उम्मीदवारों को अपना वोट देती है, उनके माध्यम से ये अपनी आवाज को सिस्टम तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये राजनीतिक संचार के महत्वपूर्ण अभिकरण कहे जा सकते हैं। तो दूसरा है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास में राजनीतिक निर्गत की संरचनाएं क्या है। राजनीतिक निर्गत की संरचनाएं, जैसे जिस तरह से निवेश की संरचनाएं होती हैं, उसी तरह प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निर्गतों की भी औपचारिक राजनीतिक संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं में क्या क्या आता है? निर्गत में सरकारी और प्रशासकीय मशीनरी आती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और हमने चर्चा करी नौकरशाही। ये सब चीजें इसमें आती हैं और ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इनके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनी रहती है और संपूर्ण शासन तंत्र एक ढांचे में बंधा हुआ रहता है। और ये सब क्या करती है? ये जनता और नेताओं को जोड़ने का कार्य करती है। और दूसरी बात ये होती है कि इन संरचनाओं के माध्यम से, इन निर्गतों के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं उनको समाज में लागू किया जाता है, और सरकारी तंत्र की जो सभी सूचनाएं या निर्णयों को ये संरचनाएं ही समाज में वितरित करती हैं। इस तरह से निर्गत संरचनाएं भी राजनीतिक संचार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण एजेंसी होती हैं। तो आप समझने का प्रयास कीजिए कि निर्गत के रूप में क्या कौन कौन सी मशीनरी काम करती है। वो जैसे पहले भी हमने बताया कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक मशीनरी, ये सब नौकरशाही इसमें काम करती है। जो निवेश के रूप में मांगे और समर्थन आता है, तो इन मशीनरी के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और इन पॉलिसी, नीति निर्माण किया जाता है, और इनके द्वारा ही फिर वो जनता में सर्कुलेट होता है। तो ये इस तरह से इन संरचनाओं के माध्यम से, मतलब इनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और फिर जनता तक ये निर्णय पहुंचाए जाते हैं। तो ये जो है, ये एक महत्वपूर्ण एजेंसी होती है। तीसरा जो आता है वो हमारे पास आता है कि परंपरागत कुछ राजनीतिक सामाजिक संरचनाएं, जैसे हमने चर्चा करी थी, परिवार है, पड़ोसी है, वंश है, ग्राम समाज आदि। तो इनके द्वारा भी क्या होता है कि जैसे हमारे जो धार्मिक नेता होते हैं या हमारे जो ग्राम के नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, तो अब कहते हैं ना कि कुछ गांव में कि भाई हमारे गांव में तो ये प्रथा चली आ रही है कि फला दिन फला मेला भरेगा। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक संचार के साधन माने जाते हैं। वास्तव में जो ये परंपरागत सामाजिक संरचनाएं भी राजनीतिक ज्ञान की सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला अभिकरण कहा जाता है। फिर जनसंचार के साधन के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो। इनमें पत्र पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, दूरदर्शन है, आजकल इंटरनेट है, साइबर कैफे हैं, सोशल मीडिया है, राजनीतिक दल है, दबाव समूह है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जनसंचार के साधन होते हैं। लेकिन लोकतंत्र देश में इन साधनों पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से ये अपनी कोई भी व्यक्ति इन साधनों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन टोटलिटेरियन जो देश होते हैं, यानी कि सर्वाधिकारवादी देशों में, ये सरकारी नियंत्रण में रहकर ही संचार का कार्य करते हैं। और ये जो साधन होते हैं, अब आपने न्यूज चैनल देखते होंगे तो कई बार आपको देख के लगता होगा कि ये उससे इफेक्टेड है, ये उससे इफेक्टेड है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि हमारे जो मन को चेंज करने के लिए ये संचार साधन बहुत अधिक प्रभावी हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अनौपचारिक व प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संबंध। ये क्या होता है कि ये एक
नियंत्रण से मुक्त होता है। इसमें क्या होता है कि राजनीतिक घटनाओं की जानकारी जो व्यक्ति रखते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कि जो कई लोग चौपाल पे बैठ के डिस्कशन करते हैं कि अनेक कुछ लोगों को बहुत शौक होता है नेतागिरी करने का, कुछ लोग इतने इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं और कुछ इतने प्रभावक और प्रभावी, मतलब कि कुछ लोगों को प्रभाव करने वाला इतना ज्यादा उनमें क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जैसे क्या होता है, मान लो आपको पार्टी को वोट करने के लिए वो घूमते हैं ना प्रचारक, तो वो आपके सामने इतनी अच्छी तरह से उस पार्टी का पक्ष रखते हैं कि आपको मजबूर होकर के आपका ब्रेन वॉश होकर के आप उसको वोट देने के लिए राजी हो जाते हो। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीतिक संचार को गति देने वाली अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं या अभिकरण हैं, और ये सभी एजेंसी राजनीतिक व्यवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक भाग से दूसरे भाग तक गतिशीलता बनाए रखते हैं और रक्त संचार की तरह कार्य करते हैं। इसी कारण इन्हें राजनीतिक व्यवस्था की प्राणवायु कहा जाता है। थैंक यू।